जय हिंद दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं हम आज की अपनी क्लास। आज की हमारी क्लास का टॉपिक रहेगा मुगल काल, यानी मुगल सत्ता जो थी। मुगल काल में बहुत सारे राजा हुए, कुल टोटल वैसे तो 15 ही राजा हुए, लेकिन आज हम लोग देखेंगे मुगल काल। मुगल काल वैसे मेनली अगर बांटा जाए तो दो पार्ट में बंटता है। एक उन्नति मुगल काल, एक अवनति मुगल काल। एक तरफ रहेगा उन्नति मुगल काल, मुगल काल, और एक तरफ है अवनति, अवनति मुगल काल। उन्नति मुगल काल, जिस समय मुगल सत्ता धीरे धीरे मुगल सत्ता का विकास हो रहा था, बाबर आया, वो धीरे धीरे विकास किया, हुमायूं, जहांगीर, इस तरह से जो भी लोग आए उन्होंने विकास किया। सबसे पहले मुगल काल में जो उन्नति का काल प्रारंभ होता है बाबर के समय से। बाबर आता है, बाबर के बाद उसका लड़का आता है हुमायूं, हुमायूं आया, हुमायूं के बाद आया अकबर आया, अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर, जहांगीर के बाद आया शाहजहां, शाहजहां, और शाहजहां के बाद औरंगजेब, औरंगजेब। औरंगजेब तक तो हमारा उन्नति काल चलता है, क्योंकि औरंगजेब तक ही मुगल सत्ता का विस्तार हो रहा था। और औरंगजेब की मृत्यु के बाद यानी 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु होती है, तब से ही अवनति काल माना गया, यानी मुगल सत्ता का अवनति काल। क्योंकि उस जगह से यानी जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई 1707 में, उस टाइम से मुगल सत्ता का विकास होना बंद हो गया। विकास होने के साथ साथ मुगल सत्ता एक नीचे की ओर यानी अवनति की ओर जाने लगी, यानी उसका पतन होना शुरू हो गया। जब अवनति मुगल काल, अब उत्तर मुगल काल बाबर शुरू करता है 1526 से। 1526 से पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद औरंगजेब की मृत्यु तक ये हमारा चलता है उन्नति काल, यानी 1707 तक। अब अवनति काल, अवनति काल प्रारंभ हो रहा है 1707 से, तो 1707 से अवनति काल प्रारंभ होता है, और 1707 से लेकर 1857 यानी 1857 तक अवनति काल चलता रहेगा। अवनति काल चलने के साथ साथ हम लोग देखते हैं कि अवनति काल यानी औरंगजेब के बाद कौन कौन लोग आए। अगर औरंगजेब के बाद अगर देखा जाए तो इसका लड़का आता है मुअज्जम, लेकिन इसका मुख्य नाम मुअज्जम था, जबकि जो नाम जिस नाम से राजा बना वो था इसका बहादुर शाह। अवनति काल में पहला राजा बनता है बहादुर शाह। बहादुर शाह 1707 में राजा बन जाता है, और 1707 से ज्यादा समय तक राज नहीं कर पाता, मात्र 7 5 12 5 ही साल तक राजा बना रहता है। और जब चूंकि ज्यादा समय तक राज नहीं कर पाया, कि उसका कारण भी था क्योंकि काफी समय बाद इसको सत्ता मिली थी, या हम ये कह सकते हैं कि इसको सत्ता जब मिली थी ये अत्यधिक बूढ़ा था। ये 63 साल की उम्र में, यानी सबसे ज्यादा समय, यानी सबसे ज्यादा जब बुढ़ा हो गया था उस समय इसको सत्ता मिली। और सबसे अधिक उम्र में राजा बनने वाला भी यही मुगल शासक था। तो 63 साल की उम्र में राजा बनता है और 5 साल शासन कर पाता है, और इसकी मृत्यु हो जाती है। इसका मूल नाम मुअज्जम था। अब मुअज्जम को इतनी भी अकल नहीं थी, या इतना भी पता नहीं था कि हमारी जो सत्ता जो हमको पिताजी सौंप के दे गए हैं वो हमारी सत्ता कहाँ तक है, यानी हमारा साम्राज्य कहाँ तक है। इसीलिए इसे एक उपनाम से भी जाना जाता है। इसका उपनाम से जाना जाता है शाह ए बेखबर, बेखबर, शाह ए बेखबर, यानी शाह ए बेखबर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसको पता ही नहीं था कि हमारी सत्ता यानी हमारा क्षेत्र का विस्तार कहाँ तक है, इसीलिए इसे शाह ए बेखबर कहा गया। इसी का जो मूल नाम रखा गया था मुअज्जम था। जब राजा बनता है तो राजा बनता है बहादुर शाह के नाम से। इसी ने जो राजा जय सिंह थे, राजा जय सिंह को सवाई जय सिंह की उपाधि दी, सवाई जय सिंह, सवाई जय सिंह की उपाधि
जय सिंह को बहादुर शाह ने ही दी थी। इसके साथ साथ इसकी जब मृत्यु हो जाती 1207 में, सॉरी 1712 में जब इसकी मृत्यु हो जाती है, तब दूसरा राजा बनता है जहांदार शाह। अब दूसरा राजा बन गया जहांदार शाह। जहांदार शाह का कार्यकाल शुरू होगा 1712 से लेकर 1713 तक। क्योंकि ये भी ज्यादा दिन तक राजा बना नहीं रहा, ये राजा भी बनता है तो जैसे इस समय के उस समय तो थे सैयद बंधु, यानी इस समय हम समझ सकते हैं जैसे कैबिनेट मंत्री, जो कैबिनेट मंत्री नाम दे देंगे कि इस व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाना है तो उसी व्यक्ति का नाम जाएगा। उसी तरह उस समय सैयद बंधु थे जिन्हें नृप निर्माता के नाम से जाना जाता है। नृप निर्माता। अब ये नृप निर्माता से जहांदार साहब बोलता है कि आप ऐसा करें, हमको राजा बना दें और हम तुम्हें बहुत सारा धन देंगे, क्योंकि ये दानी भी बहुत था। इतना ज्यादा दान देता था कि जिस समय दान देना बैठता था तो उस समय ये नहीं देखता था कि खजाने में पैसा बचा भी है कि नहीं, दान देता रहता था। जो भी जरूरत, जिसको जो जरूरत हो जाए दान देता रहता था। इसीलिए इसे लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता है। लंपट मूर्ख, क्योंकि ये दानी बहुत था, हमेशा दान ही देता रहता था। अब दानी जब दान देता ही रहेगा तो खजाने में कुछ बचेगा भी नहीं, इसलिए उसने बहुत सारा धन दान में दे दिया। और ये जो सैयद बंधु थे उनकी सहायता से राजा बना था। तो ज़्यादा दिन तक सत्ता चली नहीं और 1 साल तक ही सत्ता पे रहा। और जब इसी का अगला राजा बना तो अगले राजा में देखें तो मुगल सत्ता हम लोग देखा 2 पार्ट में है, उन्नति काल, अवनति काल, या इसी को उत्तर मुगल काल के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर मुगल काल 1707 से शुरू होगा, 1707 से शुरू होकर 1857 की क्रांति तक रहेगा। जबकि उन्नति काल जो रहेगा बाबर के पानीपत के प्रथम युद्ध से शुरू होता है। वहीं से बाबर ने मुगल सत्ता की नींव डाली और औरंगजेब जब तक रहा तब तक मुगल सत्ता अपने चरमोत्कर्ष पर धीरे धीरे बढ़ती रही। और बढ़ने के साथ साथ जैसे जब ही औरंगजेब की मृत्यु हुई, धीरे धीरे ये मुगल सत्ता जो थी धीरे धीरे अपने समाप्ति की ओर चल पड़ी। अब हम लोग देखते हैं आगे मुगल काल में और राजा कौन कौन से बने। नेक्स्ट यानी इन्हीं का तीसरा राजा आता है। इन्हीं में एक तो बहादुर शाह बन चुका था, उसके साथ साथ फिर आया जहांदार शाह केवल 1 ही साल तक रहा, जबकि ये 5 साल तक राजा बना रहा। इसके साथ तीसरा जो राजा आता है फर्रुखसियर राजा बन जाता है। 1713 से बनता है और 1719 लगभग ये 6 साल तक राजा रहता है। अब राजा रहने के साथ साथ ये भी सैयद बंधु जो थे उनको भी कहता है कि ऐसा करिए, आप हमको राजा बनाइए, हम आपको बहुत सारा धन भी देंगे। और इस राजा को यानी सैयद बंधुओं की सहायता से ही फर्रुखसियर ने जहांदार की हत्या कर दी। जहांदार की हत्या करके राजा बन गया फर्रुखसियर। इसी हत्या करने के कारण ही इसे एक और उपनाम दिया गया। यानी अगर फर्रुखसियर के उपनाम पूछेगा तो बता देंगे उपनाम दिया गया इसे घृणित कायर, यानी इसने मारा था अपने जो पहले का राजा था जहांदार शाह, उसकी हत्या कर दी और जहांदार शाह की हत्या करके राजा बना, इसलिए इसे घृणित कायर के नाम से जाना जाता है। घृणित कायर। अब जब ये राजा बना 1707 में तो 1713 में राजा ही बनता है। अब 3-4 साल राजा बन पाता है, उसके साथ साथ इसको चेचक हो गया। अब जब फर्रुखसियर को 1717 में हो गया चेचक, 1717 में जब चेचक हुआ इसे, तो इसका चेचक कुछ ज़्यादा ही बड़ा था जो ठीक नहीं हो रहा था। अब जो हकीम थे, जो वैद्य थे, उन्होंने कहा कि अब इन राजा का अंतिम समय आ गया है। लेकिन उसी समय
हमारे पास अंग्रेजों या अंग्रेजी दवा तो थी नहीं, अंग्रेजी दवा नहीं थी, हम लोग हकीम या वैद्य से ही काम चलाते थे। वैद्य जो होते थे पुराने, उन्हीं वही इलाज करते थे भारत में। तो इनको इसके पास एक डॉक्टर आया, अंग्रेज डॉक्टर हैमिल्टन। हैमिल्टन बोला कि हम आपका इलाज करेंगे। डॉक्टर था अंग्रेज डॉक्टर हैमिल्टन। हैमिल्टन ने फरुखसियर का इलाज किया और फरुखसियर ठीक हो गया। अब जब फरुखसियर ठीक हो गया तब राजा ने बोला कि आपको क्या चाहिए। तो फरुखसियर ने कहा कि मुझे बंगाल की दीवानी चाहिए, या बंगाल में टैक्स वसूलने के लिए एक पत्र दे दो, या एक तरह से आदेश पत्र दे दो, जिससे हम बंगाल में अपना टैक्स वसूल सकें। तो इसने कहा कि ठीक है, मात्र 3,000 रुपये सालाना अंग्रेज से टैक्स लेने के लिए, या अंग्रेज से टैक्स पर एक घोषणा पत्र पर उसने हस्ताक्षर कर दिया कि हम आपको 1 साल में 3,000 रुपये आप जमा कर दे, और उसके साथ साथ आप बंगाल में टैक्स वसूल सकते हैं। या टैक्स वसूल नहीं कह सकते, हम सीधे ये कह सकते हैं कि आप व्यापार कर सकते हैं। टैक्स वसूलने का काम तो राजा ही का था, सीधे कह सकते हैं कि वो व्यापार करने के लिए छूट मांगना चाहता था। अब जब व्यापार में छूट मिल भी गई, जिसे व्यापार में 3,000 रुपये सालाना जमा कर दे और वह साल भर व्यापार कर सकता है, इसी जो छूट दी गई, इसी को मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है। इस जो छूट देने का मतलब था कि जो मैग्ना कार्टा होता है उसका अर्थ होता है बहुत बड़ा धोखा पत्र, यानी इतना बड़ा धोखा पत्र जिससे वहां की स्थिति को भी बदला जा सके, यानी उसकी स्थिति को जस्ट पलट किया जा सके। मैग्ना कार्टा का मतलब ये होता है। उसी समय 1717 में इसे मिल गया, यानी अब व्यापार करने के लिए छूट मिल गई। अब इसी को अंग्रेज सत्ता में या अंग्रेज लोगों ने इसी को मैग्ना कार्टा भी कहा कि हमें पहली बार ही व्यापार करने के लिए छूट मिली थी। उसी समय यानी 1717 में ही पेशवा था बालाजी विश्वनाथ, यानी बालाजी विश्वनाथ ने फरुखसियर के साथ समझौता किया कि आप पेशवा का जो पद है या छत्रपति का जो पद है उसे मान्यता दो। तो फरुखसियर ने मान्यता भी दे दी। चलो ठीक है, आप जैसे हमने अंग्रेज को दे दिया उसी तरह आप भी ले जाओ। तो छत्रपति जो बालाजी विश्वनाथ को मिल जाती है कि अब छत्रपति का पद जो रहेगा उसे मान्यता मिल गई, और 1739 में इसकी मृत्यु हो गई। अब जब 1739 में इसकी मृत्यु हो गई तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि जो जिस तरह से अंग्रेजों को मिला तो अंग्रेजों ने कहा मैग्ना कार्टा, उसी तरीके ठीक यानी मराठों को भी इसी समय सत्ता में बैठने का मौका मिला, तो उन्होंने उसे मैग्ना कार्टा यानी मराठों का मैग्ना कार्टा कह सकते हैं, या कहा भी जाता है। तो पूछ सकता है कि मराठों का मैग्ना कार्टा कब मिला, या मराठों को मैग्ना कार्टा कब मिला? 1917। अंग्रेजों को मैग्ना कार्टा कब मिला? 1717, और मराठों का भी 1717। अब चौथे नंबर पे राजा आता है। जब 1719 में इसकी मृत्यु हो गई तब बना मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह राजा बनता है 1719 में, और ये काफी समय तक राजा बना रहता है, यानी 1700 मोहम्मद शाह 1719 में राजा बना, और 1719 से लेकर 1748 तक ये राजा बना रहा। मोहम्मद शाह को रोशन, यानी अगर उसे मोहम्मद शाह का मूल नाम क्या था तो मोहम्मद शाह का मूल नाम रोशन अख्तर था। अब मोहम्मद शाह जो था वो एक बहुत ही ये कह सकते हैं कि रंगीला बादशाह था। रंगीला में ये कह सकते हैं या ये कहा जाता है कि रंगीला में दिन भर एक तो ये डांस देखता था या नचनिया नचाता रहता था। इस तरह से इसे गाना डांस देखना ये सब चीज़ें ज़्यादा पसंद थी, इसीलिए इसे रंगीला बादशाह कहा जाता है। अब इस तरह से जब राजा के भाव होंगे तो स्वाभाविक सी बात है सत्ता डूबेगी। तो इसी के समय मुगल सत्ता जो थी उसका बिखराव बहुत तेजी से हुआ।
मुगल सत्ता का बिखराव बहुत तेजी के साथ हुआ। इसी के समय ही जो औरंगजेब ने जितने प्रांत जीते थे, चाहे वो असम का इलाका हो, अराकान का इलाका हो, या बंगाल का इलाका हो, या बिहार का इलाका हो, वो धीरे धीरे इसी मोहम्मद शाह के समय में ही धीरे धीरे अलग होने लगे। सबसे जो इन्हीं में से था मुर्शीद कुली खान। मुर्शीद कुली खान जो था उसने बंगाल को अलग कर लिया। अब मुर्शीद कुली खान बंगाल को लेकर अलग हो गया। इन्हीं में था शाइस्ता खान। शाइस्ता खान अवध लेकर अलग हो गया। जब शाइस्ता खान अवध लेकर अलग हो गया, तब धीरे धीरे जो निजामुल मुल्क था, निजामुल मुल्क, वो भी हैदराबाद को लेकर अलग हो गया। अब ये धीरे धीरे सत्ता बहुत तेजी के साथ बिखरा हुआ। जो भी जहाँ का छोटा छोटा राजा था या छोटे छोटे जो राजा थे, वो धीरे धीरे अपनी सत्ता को लेकर अलग हो रहे थे। इसी समय जब 1717 में मराठा साम्राज्य को छत्रपति का पद मिला था, इसी समय आ गया बाजीराव, यानी बाजीराव फर्स्ट, वही बाजीराव मस्तानी मूवी वाला बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम ने 1737, क्योंकि 48 तक तो बने ही रहा, 1737 में बाजीराव ने इस पर हमला कर दिया, यानी दिल्ली पर हमला कर दिया। और हमला करने के बाद दिल्ली पर बैठा ही था मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह से बोला कि ऐसा है कि हमको धन दो, यानी रुपया पैसा दो, और हम यानी कुल ज़्यादा नहीं, मात्र 500 घुड़सवार लेकर हमला किया। और उसी में मोहम्मद शाह हार गया, या दिल्ली पर उसने पूरी तरह से उसको परास्त किया और दिल्ली पर जाकर बैठा और मोहम्मद शाह से बोला कि ऐसा करिए कि आप हमको पैसा दीजिए, यानी 5 लाख रुपए सालाना। पहले तो बहुत सारा धन लिया, उसके बाद बोला कि आप 5 लाख रुपए सालाना आप पैसा दोगे, और इसके बदले यानी 5 लाख रुपए सालाना दोगे, इसके साथ साथ इसके बदले हम आपको जो विदेशी आक्रमण भी होगा या इस तरह की कोई भी दिक्कत आपको होगी तो हम आपकी रक्षा करेंगे। तो मोहम्मद साहब बोला ठीक है। बेचारे ने 37 में टैक्स दिया, 38 में टैक्स दिया, 39 में टैक्स दिया। लेकिन जब 1739 में ईरान और एशिया के नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता है उसे, नादिर शाह ने 1739 में जब आक्रमण किया दिल्ली पर, तब बाजीराव जो प्रथम था इसने सहायता करने से मना कर दिया। बोला कि हम तो चाहते थे कि आप पर कोई आक्रमण करे और आपको नस्ते नाबूद करे, और बाद में हम सत्ता संभालेंगे। इसने आक्रमण किया, लेकिन जो नादिर शाह था उसे धोखे से सूचना दे दी गई कि ये जो धन है वो सारा अवध के पास है, क्योंकि शाइस्ता खान लेकर अलग हो चुका था 37 में, और 39 यानी 2 साल हुए थे इसको अलग हुए। अब इसने हमला कर दिया अवध में। जब अवध में पहुंचा नादिर शाह, तो शाइस्ता खान बोला, यानी शाइस्ता खान ने बताया कि ये क्या किया महाराज, हमारे पास तो कुछ है भी नहीं, आपको सूचना जो दी है वो गलत सूचना दी। बोले अच्छा तुम्हारे पास कुछ नहीं है अगर तो अपना खजाना दिखाओ। तो चला बोले चलिए देखिए खजाना में देखा कुछ था ही नहीं उसके पास। बोला ये तो गड़बड़ हो गया। बोला अच्छा ये बताओ धन कहाँ मिलेगा। तब उसने बताया कि आपको सूचना जो दी गई थी वो गलत थी, सारा धन तो है दिल्ली में। अब बोला अच्छा, बोला दिल्ली में, तो बोले अब क्या किया जाए। बोला दिल्ली जाइए और दिल्ली में हमला करिए, दिल्ली से धन जो बहुत सारा धन है वो ले सकते हैं आप। तो नादिर साहब बोला देख अगर नहीं मिला दिल्ली में, अगर तुमने कहा कि झूठ बोला कि दिल्ली में खजाना है और अगर नहीं मिला तो फिर मैं फिर वापस आऊँगा, और आने के बाद तुम्हारे नाखून उखाड़ूंगा, फिर उंगली काटूंगा, फिर हाथ काटूंगा, फिर गला काटूंगा, बहुत बुरी मौत दूंगा। तो शाइस्ता खान भी सोचने लगा कि है तो गड़बड़ी। तो बोला ठीक है महाराज आप जाइए, अगर वहाँ धन ना मिले तो आप मेरे साथ जो सलूक करना चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन अब अगर वहाँ दिल्ली में आप अगर जीत ना पाए तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं। ये आपकी समस्या है कि अगर नहीं जीत पाते तो वो हम इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं होंगे। नादिर साहब बोला नहीं, अगर हम हार जाते हैं तो इसमें तुम्हारी कोई दिक्कत नहीं या तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी, ये मेरी जिम्मेदारी कि हम हारते हैं जीतते हैं। नादिर शाह ने 39 में दिल्ली पर हमला किया। अब जैसे ही दिल्ली पर हमला किया, मोहम्मद शाह जो थे
वो बेचारा भखड़ा हुआ वहाँ से। अब मोहम्मद शाह तो चले गए, अब दिल्ली होगी खाली। दिल्ली पर जैसे ही नादिर शाह पहुँचा, उसने देखा बहुत सारा धन मिला, उसके साथ साथ जिसमें मोहम्मद शाह बैठा था यानी मयूर सिंहासन वो मिल गया। उसको भी उखड़वाया, बोले इसको भी उखाड़ो, बोले एहू का ले चलिए, तो यानी उसको भी उखाड़ लिया। उसके साथ साथ कोहिनूर हीरा मिल गया, उसको भी ले लिया। बहुत सारा धन, यानी जो घुड़सवार आए थे वो घोड़े पर बैठ के नहीं चल रहे थे, यानी घोड़े पर सोना चांदी रुपया पैसा लादा गया और घुड़सवार पैदल लेके चल रहे थे, और ये लेकर लौट गया। इसीलिए अब इसमें पूछ लेता है कि ये बताइए मुगल सत्ता में जो मयूर सिंहासन था उस पर बैठने वाला अंतिम शासक क्या होगा। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था। तो मोहम्मद शाह, यानी मोहम्मद शाह मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक था। और ये जब 48 में इसकी मृत्यु हो गई तब इसका राजा अगला राजा बनता है, यानी 5वें नंबर का राजा आया अहमद शाह। अहमद शाह तो 48 में इसकी मृत्यु हुई थी। 1748 से 54, 1748 से 54 तक रहा। इसी के समय में ही जो अहमद शाह अब्दाली था, अफगानी था एक, इसने पंजाब पर आक्रमण किया 1748 में। जब 1748 में अहमद शाह हमला करता है, यानी अहमद शाह अब्दाली जब हमला करता है तब इसके पास इतना धन नहीं था कि वो इसे मात दे सके या अपने सैनिकों को लड़ने के लिए भेज सके। हालांकि उसने दिल्ली पर हमला नहीं किया, पंजाब पर ही हमला करके वापस हो गया। और इसी के समय यानी जब नादिर शाह सब लूट के ले गया तब खजाने में कुछ बचा नहीं था, सैनिकों को सैलरी देने के लिए पैसा नहीं था। तो जब अहमद शाह आया तो अहमद शाह के समय ही मुगल सत्ता की इतनी ज़्यादा धराशायी हो चुकी थी या इतनी ज़्यादा नीचे गिर चुकी थी कि सैनिकों को पैसा देने के लिए, वेतन देने के लिए पैसा नहीं था। इसी के समय मुगल जो सामान था वो सामान बेचने पड़े, यानी मुगल सत्ता एक तो शाहजहाँ या अकबर के समय इतना शाहजहाँ वगैरह ने ताजमहल बनवाया और आज उनकी स्थिति ये आ गई कि सैनिकों को वेतन देने के लिए सामान बेचना पड़ रहा है। तो अहमद शाह अब्दाली का समय, अहमद शाह का समय ऐसा था जो इसके समय में सैनिकों को वेतन देने के लिए जो शाही सामान होते हैं उनकी बिक्री करनी पड़ी। और धीरे धीरे इन्हीं पर सैनिक विद्रोह कर दिया कि जब तुम सत्ता नहीं संभाल पा रहे हो तो हटो फिर सत्ता से, और इनको सैनिकों ने अंधा बना दिया और अंधा बना के इन्हें जेल में डाल दिया। ये हमारे थे 5 राजा हुए, बहादुर शाह, जहांदार शाह, फर्रुख सियर, मोहम्मद शाह, अहमद शाह, यानी 5 राजा जो उत्तर मुगल काल के थे। ये कंप्लीट हुई हमारा पहला पार्ट था और जो शेष बचा है वो दूसरे पार्ट में होगा। जय हिंद।